हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इकोनॉमिक्स में जो हम चैप्टर समझेंगे वो है लॉज ऑफ रिटर्न। इसे हम लोग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं। तो पहले इसके कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें समझना है। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ में कोई यूटिलिटी ऐड करना, मतलब जिससे वो प्रोडक्ट यूज़फुल हो जाए हमारे लिए, उसे कहते हैं प्रोडक्शन। सो द आर्ट ऑफ or the act of making goods and services and adding utility to the object is called production। अब जंगल में हम वुड लेके आए हैं तो वुड का हमारा यूज़ नहीं है, लेकिन उसमें हमने यूटिलिटी ऐड करी, उसको प्रोसेस किया, फर्नीचर बनाया, तो वो कहलाएगा प्रोडक्शन। रॉ कॉटन हम लेके आए, फैक्ट्री में हमने उसको प्रोसेस किया और उससे हमने कपड़ा बनाया, क्लोथ बनाया, तो दैट थिंग विल बी नोन एज प्रोडक्शन बिकॉज यू आर एडिंग यूटिलिटी टू दैट ऑब्जेक्ट। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही फिर एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि गिवन इनपुट्स, जो भी आपके पास इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल, लेबर या जो भी, उसके साथ आपने लगाई अपनी प्रोडक्शन की टेक्निक। तो जो भी आपके पास इनपुट्स अवेलेबल हैं वो प्लस प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस करना ड्यूरिंग पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय में। पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब जैसे कि एक वीक में या एक दिन में या एक मंथ में, एक साल में। सो प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट डज इट शोज यू? प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली shows the maximum quantity of a commodity that can be produced per unit of time with the given amount put inputs when the best production technique available is used। तो जो भी आपके पास बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके, इनपुट्स को लगा के जो भी मैक्सिमम क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर लेते हो, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। इसके बाद इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो तरह के टाइम पीरियड्स आते हैं। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है आपका लॉन्ग रन। दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे आप केवल वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, बाकी फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, जैसे कि लैंड या इवन आपकी समटाइम्स कैपिटल, मशीन। तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर, लेबर को हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इवन आपका जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन इज़ दैट पीरियड ऑफ टाइम इन विच ओनली द वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लेबर या रॉ मटेरियल, इनको तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन फिक्स फैक्टर्स जैसे कि लैंड या कैपिटल, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। और लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास इतना ज़्यादा समय है कि हम इसमें मशीन, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, इन सबको ही चेंज कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट रन समझिए जैसे आपकी एक फैक्ट्री है तो वहाँ पे आप ऑलरेडी 1000 गुड्स बना रहे हैं पर डे। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 1100 गुड्स बनाने हैं कल, तो येस वो पॉसिबल है। थोड़ी सी लेबर ऐड करके, उनको एक्स्ट्रा टाइम बिठा के हम लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे। कितना? 1000 का 1100। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 1000 के कल आपको 10,000 बनाने हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर द शॉर्ट रन। लेकिन ये लॉन्ग रन में पॉसिबल है। लॉन्ग रन मतलब हमारे पास इतना ज़्यादा समय है कि इसमें हम लोग पूरी ज़मीन खरीद सकते हैं, नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, नई मशीन्स लगा सकते हैं। तो लॉन्ग रन में अगर मैं आपको टाइम देता हूँ एक साल का और मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आप 1000 यूनिट्स पर डे बना रहे हो, नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स, तो येस दैट इज़ पॉसिबल। तो वो पॉसिबल है बिकॉज लॉन्ग रन में आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, तो ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, वेर एज इन शॉर्ट रन some factors are fixed and one or two factors are variable। अब इसी के बाद आपने जैसे अभी प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, तो प्रोडक्शन फंक्शन के भी हमने दो पार्ट्स कर लिए। तो हमने प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग तो देख लिया, प्रोडक्शन फंक्शन के भी हमने दो पार्ट्स कर लिए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें भी वही रूल लगेगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा? ये वो सिचुएशन होगी जहाँ पे एक इनपुट वेरिएबल होगा और बाकी सबको हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो लेबर को हमने वेरिएबल मान लिया यहाँ पे, और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारी कैपिटल हो गई या ज़मीन हो गई, मशीन हो गई, उनको हमने फिक्स मान लिया। तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। बिल्कुल इसी लॉजिक के हिसाब से अगर आपको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देखना है, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन वो होगा जहाँ पे सारे ही फैक्टर्स हमारे क्या बन जाएंगे? ऑल द फैक्टर्स विल बी
वेरिएबल। तो ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, यू कैन चेंज ईच वन ऑफ देम साइमल्टेनियसली, मतलब आप सभी को एक साथ चेंज कर सकते हो। okay? इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये बेसिक जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है वो कवर हो जाता है। अब हम मेन कंसेप्ट पे आते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में हमें क्या क्या समझना है। तो बेसिकली इसमें हमें टीपी, एमपी, एपी, ये तीन कंसेप्ट हमें इसमें समझने होते हैं। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, और एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट। इनके कंसेप्ट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एक पीस ऑफ लैंड है जिसे हमने शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स्ड माना है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसके बाद जो भी पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो वो सारा हम लोग इसको शॉर्ट रन में ही कवर करते हैं। लॉन्ग रन के सिर्फ आपको कंसेप्ट समझने हैं, बट इसके बाद जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड, कॉस्ट, रेवेन्यू, वो सभी आप शॉर्ट रन में ही पढ़ने वाले हो। तो हम लोग अब शॉर्ट रन के ही कंसेप्ट को माइंड में रख के ये वाले कंसेप्ट को समझेंगे। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि एक पीस ऑफ लैंड है, ओके। तो इसमें अभी एक भी लेबर एम्प्लॉयड नहीं है। तो यानी कि यूनिट्स ऑफ लेबर अगर ज़ीरो है तो कोई काम ही नहीं कर रहा, तो क्या इस पर कुछ प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। अब क्या किया मैंने, पहला आदमी लगाया यहाँ पे काम करने के लिए, ओके। ये जो पहला आदमी आया इसने मुझे 100 का आउटपुट दिया। कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप, 100 क्वांटिटी, 100 केजी, इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने ये सेकंड वाला लेबर लगाया क्योंकि अभी तो ज़मीन में काफ़ी जगह है। तो जो सेकंड वाला आदमी आया इसने मुझे 120 का आउटपुट दिया, पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा। फिर मैंने थर्ड एक और लेबर लगाया, इसने मुझे 140 का आउटपुट दिया। फिर मैंने फोर्थ लगाया। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे नया व्यक्ति, नया लेबरर जो आ रहा है वो हमें पहले वाले से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, ओके। तो 160, लेकिन ये लगातार चलता नहीं रहेगा, एक स्टेज पे आके ये एंड हो जाता है, बिकॉज आपकी ज़मीन की भी एक कैपेसिटी होती है, उसकी यूटिलाइजेशन की भी एक लिमिट होती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो फोर्थ वाला लेबर मैंने लगाया था इसने मुझे 160 का आउटपुट दिया। लेकिन अभी हम स्टॉप नहीं हुए, मैंने फिफ्थ वाला लेबर और लगाया, इसने भी आउटपुट दिया पॉजिटिव, लेकिन पहले वाले से अब कम दिया। तो अब जो नया व्यक्ति आ रहे हैं या जो नया लेबर आ रहा है वो पहले वाले से कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन है अभी भी पॉजिटिव। तो ये फिफ्थ वाले ने मुझे 130 का आउटपुट दिया, ये सिक्स्थ वाले आदमी ने मुझे 100 का आउटपुट दिया, ये सेवन्थ वाली लेबर जो मैंने लगाई इसने मुझे 90 का आउटपुट दिया। फिर मैंने ये एट्थ वाला लगाया, इसने लेट सपोज मुझे 40 का आउटपुट दिया। अब ये जो ज़मीन थी लॉजिकली इसमें 8 लोगों के काम करने की जगह थी। जैसे जैसे आप लेबर लगा रहे थे इन द बिगनिंग यू गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो कुछ समय के बाद वी गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लेकिन अभी हमने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं, अभी हमें आगे का कंसेप्ट नहीं पता, तो हमने क्या किया, हमने एक लेबर और लगाया यहाँ पे, नाइन्थ वाला। ये नाइन्थ वाले ने मुझे जो आउटपुट दिया वो था ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि ये नाइन्थ वाला आदमी ज़मीन में काम करे या ना करे, इसके आने या ना आने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, बट मैंने लगा दिया इसको। अभी भी हम स्टॉप नहीं हुए, मान लो इसके बाद हम 10th वाला आदमी भी लगाते हैं। ये अब जो हमें रिटर्न देगा वो होगा -50। -50 का मतलब है कि ये पॉजिटिवली तो कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, उल्टा जो लोग पहले पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे थे ये उनको नेगेटिव कर दे रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो रूल है वो हमें क्या बताता है कि जब आप किसी भी फिक्स फैक्टर पे, जैसे कि लैंड पे, कंटिन्यूसली वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते रहते हो, तो कुछ समय तक तो आपको पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, लाइक 100, 120, 140। उसके बाद रिटर्न्स में डिमिनिशिंग ट्रेंड शुरू हो जाता है, 130, 100, 90, 40, एक समय पे आके ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है। अगर हम ये 10th वाले आदमी पे ना रुके, अगर मान लो हमने एक आदमी और लगाया, तो अब आउटपुट सारे डिमिनिशिंग ही होते चलेंगे, तो नेगेटिव हो जाएंगे वो, ओके। तो ये जो आउटपुट हमें मिला हर नए लेबर से, इसे बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट में वर्ड आ रहा है मार्जिनल, ये मैं आपको पहले भी कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। मार्जिनल वर्ड जहाँ भी आएगा उसकी डेफिनेशन में एडिशनल वर्ड आएगा ही आएगा, यानी कि हर एक एडिशनल लेबर के द्वारा दिया जाने वाला आउटपुट वो कहलाएगा मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट, ओके। तो एक बार आपको ये मार्जिनल प्रोडक्ट समझ में आ गया, यहीं से हमने ये 3 स्टेजेस समझनी है। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, देन स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड देन देयर इज़ द
लास्ट स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब जो ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट्स ऑफ लेबर। तो इसको स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, मतलब हमने अभी एक भी आदमी नहीं लगाया, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7, जैसे जैसे हम वहाँ पे ज़मीन पे लेबरर्स लगा रहे थे, वो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और फिर आपको मिला था मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब हर नया लेबरर जो आ रहा है वो आपको कितना आउटपुट दे रहा है। जब आपके यूनिट्स जब आपके यूनिट ज़ीरो होंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, कुछ भी नहीं। फिर आपको याद है पहले आदमी ने हमें 100 का आउटपुट दिया था, दूसरे वाले ने 120 का, ऐसे ऐसे करके हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। हर नया आदमी जो आ रहा था वो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहा था। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ वाले आदमी से हमारा घटने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया था 130। सिक्स वाले ने हमें दिया था 100 का आउटपुट, सेवन्थ वाले ने दिया 90, एट्थ वाले ने दिया 40। उसके बाद नाइन्थ वाला आदमी हमने लगाया था, इसने कुछ आउटपुट नहीं दिया। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हमें दिख रहा है कि ये फील्ड में है, बट एक्चुअल में ये ज़मीन पे कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। इसे हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं, उसे कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब लग रहा है कि एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली वो एम्प्लॉयड है नहीं। फिर ये जो 10th वाला आदमी आया, इसने हमें कितना आउटपुट दिया, -50। और फिर जो 11th वाले पे भी हम नहीं रुके तो उसका हो गया लेट सपोज -60। ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट की फिगर्स हैं ये हमारी अज्यूम्ड हैं। बस जब भी आप अज्यूम करते हो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, शुरुआत में आपको कुछ स्टेज तक उन्हें इंक्रीज़ करना है, फिर उन्हें डिमिनिशिंग करना है, ज़ीरो तक लेके आना है, और उसके बाद उन्हें नेगेटिव कर देना है। अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाता है देन वी हैव टू फाइंड टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितनी भी लेबर लगाए जा रहे हो तो उनसे टोटल कितना आ रहा है प्रोडक्ट, मतलब एक एक सिंगल सिंगल पर्सन का नहीं, टोटल कितना बैठ रहा है। तो ज़ीरो पे तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो ही होगा। अब जो हमने पहला आदमी लगाया इसने कितना आउटपुट दिया 100, तो टोटल भी कितना हो गया होगा 100। अब जो हमने ये दूसरा आदमी लगाया इसने हमें आउटपुट दिया था 120, लेकिन अगर मुझे दोनों का कंबाइन चाहिए तो वो हो जाएगा 100 + 120 यानी कि 220। गॉट इट? तो ये इस तरह से चल रहा है, 100 + 120 220। अब ये जो तीसरा आदमी आया इसने हमें इंडिविजुअली कितना आउटपुट दिया 140, बट पहले के दो का कंबाइंड कितना आ रखा है 220। अब तीनों का कंबाइंड कितना हो जाएगा 220 + 140 यानी कि 360, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इसको फिल कर सकते हैं। तो 360 + 160 520, 520 + 130 650, 650 + 100 750, 750 + 90 840, 840 + 40 880। तो ये जो आठवां लेबर था, आठवें लेबर तक हमें ये रिटर्न्स हमारे टीपी के बढ़ते चले गए, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट था तो पॉजिटिव ही। देखो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज भी हो रहा है, बट है तो पॉजिटिव ना, तो ओवरऑल टीपी को वो इंक्रीज ही करेगा। ये जो नाइन्थ वाला आदमी आया है इसने आपको आउटपुट कितना दिया, ज़ीरो। तो अगर इसका देखें हम, टीपी कितना बैठेगा 880 + 0 = 880। तो ये ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में चल रहे हैं शुरू से लेके नीचे तक 880। अब ये जो 10th वाला आदमी आया है इसका अपना आउटपुट कितना था -50, तो इसने पॉजिटिवली तो कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं, तो 880 - 50 ये हो गया आपका 830। और 830 देन अगेन -60 ये हो गया आपका 770। तो यहाँ पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि टीपी क्या होता है, टीपी मार्जिनल प्रोडक्ट का सम होता है। तो एमपी n+1 + MP n+2 एंड सो ऑन। n क्या है यहाँ पे, n यूनिट ऑफ लेबर है। तो फर्स्ट वाले का, तो 1+1 मतलब सेकंड वाले का एमपी, 1+2 मतलब थर्ड वाले का एमपी। तो फर्स्ट वाले का एमपी, सेकंड वाले का एमपी, थर्ड वाले का एमपी, सबको आप ऐड करते हुए चलोगे तो यू विल गेट टीपी। इसी तरह से क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो एमपी है वो टीपी का डिफरेंस होगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। तो अगर आप फिफ्थ लेबर का ले रहे हो एन, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट वहाँ पे 5 है, तो फिफ्थ वाले टीपी में से आप फोर्थ वाले का टीपी माइनस कर दोगे तो आपको उसका एमपी पता चल जाएगा। सी 650 - 520 130 चलेगा, ये भी ऐसे ही। तो 650 - 520 130, और देखो 880 - 880 0, 880 - 840 40, 220 - 100 120, 100 - 0 100। तो टीपी को
निकालने के लिए आपको एमपी का सम करना होता है और एमपी निकालने के लिए आपको टीपी का डिफरेंस ढूंढना होता है। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, एपी। एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट मतलब ऑन एन एवरेज एक यूनिट हमें कितना आउटपुट दे रहा है, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स, यानी कि इसको आप इससे डिवाइड कर दोगे, सो व्हाट यू विल गेट एवरेज प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज। तो अगर लॉजिकली देखें, जैसे कि ये आपका आ गया, ये फिफ्थ वाले पे देखो एक मिनट, तो फिफ्थ वाले यूनिट पे आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है 650, और कितने लोग काम कर रहे हैं 5, तो ऑन एन एवरेज हर कोई हमें कितना एवरेज प्रोडक्ट दे रहा है 650 डिवाइड बाय 5, यानी कि 130। तो ऐसे हम सबको निकाल सकते हैं, 100 डिवाइड बाय 1 100, 220 डिवाइड बाय 2 110, 360 डिवाइड बाय 3 120, then 130, then 130, then 125, then 120, फिर 880 डिवाइड बाय 8 हो गया 110, 880 डिवाइड बाय 9 हो गया, तो ये लगभग पॉइंट्स में आएगा 97.7। 830 डिवाइड बाय 10 ये आ गया आपका अराउंड 83, एंड 770 डिवाइड बाय 11 ये आ गया 77। So this is how we get AP when you divide total product by number of units. अच्छा, अगर हमें इसी टेबल में वो 3 स्टेजेस मार्क करनी हो अपनी, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव वाली, तो उसके लिए अब आपको एक ध्यान देना है। स्टेज नंबर 1 जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स की होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये चलती है 130 तक। अब आप बोलोगे कि 130 तो फॉल हो गया है, तो 160 पे नहीं रुक जानी चाहिए थी, क्योंकि 160 तक तो इंक्रीजिंग हो रहे थे, 160 के बाद तो डिमिनिशिंग वाला ट्रेंड स्टार्ट हो गया। नहीं, उसके पीछे एक रूल है। जो हमारी स्टेज 1 होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, तो यहाँ हम लिख देते हैं स्टेज नंबर 1 जो होती है वो होती है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। वो तब एंड होती है जब एमपी और एपी बराबरी पे आ जाते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जहाँ पे एपी अपने मैक्स पे आ जाता है। तो स्टेज नंबर 1 जब हम इसे डायग्राम में समझेंगे तब हमें पता चलेगा और क्लियरली कि स्टेज नंबर 1 कैसे मार्क करनी है। बट इन दिस टेबल you have to mark stage number 1 up to the point where MP and AP are equal. See, MP कितना है 130, AP कितना है 130, और यहाँ पे AP अपने मैक्सिमम पे है 130। तो यहाँ पे भी था 130, बट यहाँ पे 130 और 160 मैच नहीं हो रहे थे, यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो MP और AP जहाँ पे मैच हो जाते हैं वहाँ पे हमारी स्टेज नंबर 1 आ जाती है। तो MP का 100 से स्टार्ट होना और 160 से लेके 130 तक आना, दिस इज स्टेज नंबर 1, जिसे हम बोलेंगे स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। उसके बाद फिर हमारा घटने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ से करते 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 हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए। ये हो गई हमारी स्टेज नंबर 2, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि 10th और 11th आदमी ने हमें नेगेटिव आउटपुट दिया था, यानी कि ये हो गई हमारी स्टेज नंबर 3, यानी कि स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो 3 स्टेजेस आपकी इसी टेबल में निकल जाती हैं। स्टेज नंबर 1 कौन सी होती है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज नंबर 2 आपको दिख रही है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और फिर फाइनली स्टेज नंबर 3 आपको दिख रही है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा जो रूल निकल के आता है, जो लॉ होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तीनों स्टेजेस का। तो व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट व्हेन ऑन अ फिक्स फैक्टर यू कीप ऑन एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर लेबर या वेरिएबल फैक्टर, in the beginning you will get increasing return, then the returns will start getting diminishing, and finally the returns will be negative। इन तीनों को कंबाइन करके ही बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, इसके बाद हम लोग इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ये रिलेशन आपको बाद में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे जब मैंने प्रोडक्ट निकाले तो 3 हुए, वो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब मार्जिनल और एवरेज का एक रिश्ता है इकोनॉमिक्स में, इसको आप ध्यान से समझ लो। वो ये है कि मार्जिनल और एवरेज जब दोनों राइज करते हैं, यानी कि जब दोनों भागते हैं, तो मार्जिनल तेज़ी से भागता है, मतलब इसको भागने की जल्दी होती है। दूसरा, मार्जिनल और एवरेज जब भी फॉल होते हैं, ये मैं खाली इसी का नहीं बता रहा हूँ आपको कि मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट, ये आगे जाके फिर आएंगे, अभी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, उसके बाद फिर आएंगे ये मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू, तो वहाँ पे भी ये सेम रिलेशन रिपीट होगा।
The only thing that you have to remember is when marginal and average both are rising, marginal will rise faster. And when marginal and average both are falling, जब ये दोनों गिरेंगे तो marginal will fall faster, ये गिरेगा भी तेजी से. ये चीज़ आप यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में भी देख लो. इसके बाद हम इसका डायग्राम बना लेंगे. सी, पहले मार्जिनल को बढ़ते हुए देखो. 100, 120, 140, 160, ये देख लो सीधा 20 पॉइंट्स की जंप मार रहा है. एवरेज प्रोडक्ट को देखो कैसे बढ़ रहा है. 100, 110, 120, 130, देखो स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है. एक समय पे आगे बराबर भी हो गए क्योंकि ये गिरने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया. अब मार्जिनल प्रोडक्ट को एक बार गिरते हुए देखो. 160, 130, 130 के बाद 100, 90, 40, देख रहे हो सीधा 30 पॉइंट्स का फॉल, फिर ये 10 पॉइंट्स का फॉल, फिर 50 पॉइंट्स का फॉल, और ये ज़ीरो पे भी पहुंच गया. अब जरा एवरेज प्रोडक्ट को गिरते हुए देखो. 130, 125, 120, 110, 97, 83, ये नेगेटिव भी पहुंच गया और वो अभी आराम आराम से फॉल हो रहा है. सी, तो ये बड़े काम का रिलेशन है इसमें. तो हम लोग नॉर्मली से ऐसे याद कर लेंगे. ये जो एवरेज होता है ना, एवरेज ये होता है टॉर्टोइस. ये स्लोली स्लोली बढ़ता है, स्लोली स्लोली गिरता है. गिरता भी तो धीरे है देखो फिर ये. और मार्जिनल है वो रैबिट. वो जो रेस थी ना, वो जिसमें एक रैबिट होता है, एक टॉर्टोइस होता है. तो हमेशा ध्यान रखना, when MP and AP are rising, MP will rise faster. And when MP and AP both are falling, MP will fall faster. तो एक स्टेज बीच में से ज़रूर आएगी जब MP AP को टच करेगा, तो वो उसको कट करेगा और ये इसको ऊपर से कट करेगा. ये हम डायग्राम में देखेंगे. तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही कवर हम करेंगे. इस वीडियो के, इस चैप्टर के जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके डायग्राम्स देखेंगे और वहीं से फिर हम लोग AP MP का रिलेशनशिप और TP और MP का रिलेशनशिप भी कवर अप करेंगे. उसके बाद इसमें रह जाएंगी हमारी थोड़ी बहुत अजम्पशंस, और लास्ट में कि ये इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग नेगेटिव की स्टेजेस तो आती हैं, लेकिन इनके रीजंस क्या हैं कि क्यों पहले इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं, फिर डिमिनिशिंग, फिर नेगेटिव. तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट कवर अप करते हैं.